आप देख रहे हैं भारत से दो देश का पॉलिटिकल शो। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है जो पॉलिटिकल न्यूज को डिकोड कर रहा है। राजस्थान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब पूरी की पूरी सियासी लड़ाई का फोकस दक्षिण पर शिफ्ट हो गया है। आज अमित शाह हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में जा रहे हैं। अमित शाह हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में रोड शो करेंगे। राजेंद्र नगर इलाके में असदुद्दीन ओवैसी का घर है। राजेंद्र नगर सीट से एआईएमआईएम के हिंदू कैंडिडेट चुनाव मैदान। हैदराबाद से ओवैसी की पार्टी के 7 विधायक हैं और इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं। ऐसे में अब सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे आपके सामने लेकर आ रही हैं। दक्षिण की ये लड़ाई है, ओवैसी के गढ़ में शाह, ये ध्रुवीकरण की राह। अदिति जी बिल्कुल, क्योंकि भाजपा को भी देखिए ये सूट करता है कि एआईएमआईएम का जो है गढ़ उसमें जाकर अपनी बात कहे और ये पोलराइजेशन की राजनीति चलती रहे। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार तेलंगाना इलेक्शंस में कि जहाँ जहाँ ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए हैं वहाँ वहाँ बीआरएस की सपोर्ट में वो खड़े हो गए हैं। तमाम जगहों में जाके उन्होंने बीआरएस के वेलफेयर प्रोग्राम्स की तारीफ की है। बल्कि बीआरएस के जो चीफ हैं के चंद्रशेखर राव, वो जब लखनऊ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनसे पूछा जाता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, तो वो कहते हैं कि ओवैसी तो तेलंगाना के बेटे हैं और वो अगर चाहते हैं कि एक प्रखर मुस्लिम आवाज़ नेशनल मंच पे आए तो उसमें तकलीफ क्या है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है और ऐसा लगता है कि सब कांग्रेस को रोकने में जुटे हैं। आप जो बात कह रही हैं मुझे लगता है विनोद जी को आना चाहिए। सर, ये पूरा का पूरा मामला इस वक्त तेलंगाना में माना ये जा रहा है कि साहब एआईएमआईएम की पोस्टरिंग जिस तरीके की है और खासतौर से कांग्रेस को लेकर वो जो आक्रामक है वो मुस्लिम वोट को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिसके बाद मुस्लिम वोटर का रुझान जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके मुकाबले भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब ये एआईएमआईएम वर्सेस बीजेपी बनाने के लिए जो रैली ओवैसी के घर या गढ़ में कहिए आप अमित शाह कर रहे हैं, ये क्या मैच फिक्स्ड है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अदिति जी ने अपने आखिरी उसमें लाइन में कही कि सब के सब कांग्रेस को रोकने में लगे हुए हैं। दरअसल वहाँ मुकाबला बीआरएस बनाम कांग्रेस का हो गया है, बिल्कुल सीधा मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी ने जो गेन किया था उसको उन्होंने तमाम कारणों से 6 महीने पहले लगभग खो दिया, पिछड़ गई। उसके अलग अलग दिक्कत क्या है कि हैदराबाद जहाँ आज अमित शाह जी का रोड शो है, आप याद कीजिए जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने बड़े शिद्दत के साथ ताकत का चुनाव लड़ा था। ऐसा लग रहा था विधानसभा का चुनाव लड़ रही हो, उस तरह से चुनाव लड़े थे। और वो शहरी इलाका है तो निश्चित रूप से बीजेपी अपनी पूरी ताकत उस शहरी इलाके में लगा रही है और अमित शाह की रैली के बाद वहाँ ध्रुवीकरण स्वाभाविक है। तो बीजेपी की कोशिश होगी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें विधानसभा की जीत सके ताकि अपने उसका नंबर बढ़ सके। एक तो ये होगा। दूसरा, जब बीजेपी बनाम ओवैसी होगा या आईएमआईएम में होगा तो हो सकता है मुस्लिम वोटों में थोड़ा सा बंटवारा हो जो अभी कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि तेलंगाना में जो हैदराबाद का इलाका है वहाँ तो मुस्लिम वोटर एआईएमआईएम के साथ हैं। तो बाकी जो रूरल एरिया है, जो बाहर दूसरे जिले हैं, वहाँ का मुस्लिम मूवमेंट जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ा है कर्नाटक के चुनाव के बाद। इसी से कांग्रेस को ताकत मिली है। और कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव में नतीजे कुछ भी हों, लेकिन कांग्रेस का जो भी परफॉर्मेंस होगा उसका श्रेय अगर किसी को जाएगा तो आगे प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को। जी कहिए। तो माना जी, जैसा विनोद जी ने कहा, मैं एक बात कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो वहाँ की स्ट्रेटजी रही है, आज की तारीख में बीजेपी ये उजागर नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी चाहती है कि बीआरएस जीते और जाने अनजाने दिखावे के लिए कुछ भी कर ले। इस समय बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि बीआरएस जीत जाए। कारण ये है कि बीजेपी ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना से भी ये मैसेज जाए कि माइनॉरिटी वोट इकट्ठा होकर कांग्रेस को मिल रहा है। तो बीजेपी के लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बीआरएस वहाँ जीते, कांग्रेस को किसी भी तरह से वहाँ रोका जाए। इसीलिए बीजेपी ने, जैसा विनोद कह रहे थे ना, पिछड़ गई जानबूझ, मैं कह रहा हूँ कि जानबूझ के बीजेपी ने हथियार डाले हैं ताकि बीआरएस का वोट डिवाइड ज़्यादा ना हो। तो एक तरह से मैं अगर कहूँ कि बीजेपी इस समय बीआरएस के फेवर में चाहे सामने से ना दिखाई पड़े, लेकिन वो चाह रही है कि किसी भी तरह से बीआरएस जीते
ताकि ये मैसेज देश में न जाए। तो ये आप पर्दे के पीछे जो रणनीति बीजेपी की हो सकती है उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पर्दे के सामने क्या हो रहा है? पर्दे के सामने रेणु जी बीजेपी जोर लगाती हुई नजर आ रही है, और इसलिए सवाल मेरा ये है कि अगर बीजेपी चुनाव मैदान में जोर लगाती हुई नजर आएगी तो फिर ये नुकसान बीआरएस को या फिर कांग्रेस को किसको पहुंचाएगी? देखिए, बहुत क्लियर है कि बीजेपी इस इलेक्शन में तेलंगाना में बीआरएस के साथ है। जो मुसलमान वोट अभी तक चंद्रशेखर राव को आ रहा था वो काफ़ी हद तक शिफ्ट हो गया है कांग्रेस की तरफ। उससे नुकसान हो रहा है बीआरएस को, क्योंकि बीजेपी अगर साथ है बीआरएस के तो मुसलमान वो वोट वहाँ पर नहीं जाएगा। अब इसके बाद जो है दूसरा जो एस्पेक्ट इसका ये है कि बीजेपी पूरी, ये देखिए दो प्रॉन्ट अटैक है। एक तो कि मुसलमान वोट कुछ हद तक शिफ्ट हो जाए ओवैसी को, दूसरा ये कि देश भर में बीजेपी यूज़ करती है ओवैसी को वोट डिवाइड करने के लिए। हमने उसको बिहार में देखा, महाराष्ट्र में देखा, बहुत सारी स्टेट्स में देखा। ये एक अटेम्प्ट और है वहाँ स्ट्रेंथन करने का, क्योंकि इस बार बीआरएस की हालत बहुत ख़राब है। कांग्रेस के लोगों के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, और ये सारा जो है वो इशू मिली भगत से हो रहा है। और उसके अलावा पूरा रेड्डी जो बहुत पावरफुल एक मिनट में दोबारा आपके पास आऊंगी, मुझे लगता है अदिति को आना चाहिए। ये अमित शाह की हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ के अंदर रैली, ये क्या मुस्लिम वोट जो है वो छिटके ना, वो कंसोलिडेटेड एआईएमआईएम के पीछे ही रहे, ये उसी रणनीति को धार देने के लिए, मतलब ये कह रहे हैं आप लोग? यही तो उसका नतीजा होगा ना, क्योंकि अमित शाह एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। पोलराइजेशन की राजनीति एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है उनका। तो कंसोलिडेशन मुस्लिम वोट की एक तरफ होने की संभावना रहती है, क्योंकि उनके गढ़ में ही जाके अगर रोड शो कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा किसको होगा? भाजपा को अगर फ़ायदा होगा, एक तरफ हिंदू कंसोलिडेशन होगी तो ऑब्वियसली काउंटर कंसोलिडेशन मुसलमानों की स्ट्रॉन्गर फोर्स को होगी, और स्ट्रॉन्गर फोर्स हैदराबाद में कौन है? वो एआईएमआईएम है। लेकिन वो तो सिर्फ हैदराबाद में ही है ना, बाकी अगर पूरे तेलंगाना की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि साहब असली लड़ाई जो है हैदराबाद में थोड़ी आप ये सोच सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हार जाएंगे या उनके जो उम्मीदवार है वो हार जाएंगे। ये बाकी लड़ाई तो बाकी तेलंगाना के अंदर जो मुस्लिम वोट बिखरा हुआ है उसको लेकर है। हैदराबाद राजधानी है, हाँ। और वहाँ बड़ा शहर है, वहाँ का मैसेज जो है पूरे स्टेट में जाता है। हाँ। एक बात मैं कहूँ जो रामगोपाल जी कह रहे थे, बिल्कुल मैं सहमत हूँ पूरी तरह से। ये चुनाव बीजेपी बीआरएस की मदद इसलिए कर रही है, और उसका एक सबसे बड़ा संकेत क्या है, जो कांग्रेस ने वहाँ प्रचार किया कि बीआरएस और बीजेपी मिले हुए हैं, और बीआरएस का मतलब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी रिश्तेदार पार्टी, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब ने कहा, खड़गे जी ने कहा, और उस पर मोहर लगा दी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, जब कहा कि चंद्रशेखर राव मुझसे मिलने आए थे और एनडीए में शामिल होना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, यानी उसको स्टैम्प कर दिया कि हाँ ये बात सही है। तो वो उसकी वजह से भी जो मुस्लिम वोटर है क्रॉस द स्टेट वो कांग्रेस तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी वहाँ एक दूसरी संभावना देख रही है, वो बीआरएस को मजबूत करके 2024 के लिए दक्षिण में अपना एक सहयोगी बना रही है नया, क्योंकि एआईएडीएमके उससे अलग हो गया है। हालांकि बाद में हो सकता है चुनाव बाद वो फिर वापस आ जाए कि उनकी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस आ गई है। ऐसे में अगर बीआरएस वहाँ जीतती है चुनाव, तो एक तो जैसा कि रामपाल जी ने कहा कांग्रेस को जीतने नहीं देना, मैसेज नहीं मैसेज, दूसरा 24 के लिए एक मजबूत साथी भी बीआरएस इंडिया गठबंधन से बाहर है, तो वो एक उस रणनीति के तहत भी कांग्रेस बीजेपी चाह रही है कि वहाँ बीआरएस की सरकार बने। नहीं तो 24 के लिए, मतलब 24 के चक्कर में बीजेपी ने ये तेलंगाना विधानसभा चुनाव इसमें हथियार डाल दिए, कुर्बानी दे दी। देखिए इसका नतीजा क्या है, बीजेपी है। अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है तो आप तय जान लीजिए फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी डोमिनेट करेगी। मैसेज ये जाएगा कि माइनॉरिटी वोट कांग्रेस तरफ जा रहा है। बीजेपी ये नहीं चाहती कि पूरे देश में ये जाए, रीजनल पार्टीज मजबूत रहें। कांग्रेस, मेरा सवाल दरअसल ये है सर कि तेलंगाना के अंदर जो नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी थी, उस पोजीशन में तो नंबर 1 बीआरएस और नंबर 2 की लड़ाई में बीजेपी आ गई थी, लेकिन अब बीजेपी तीसरे नंबर पर जो खिसकी है, ये लड़ाई जो है वो 1 और 2 बीआरएस वर्सेस बीजेपी भी रह सकती थी ना। नहीं, ये ऐसा क्यों हुआ? आप यूँ समझिए कि आज की तारीख में बीजेपी जानती है कि वो सत्ता में, पावर में सरकार नहीं बनाने जा रही है। अगर वो सरकार नहीं बनाने जा रही है तो फिर उसको क्या फायदा है? यानी बीआरएस आए या कांग्रेस आए तो जाहिर सी बात है कि वो बीआरएस को चाहेगी। जब हम खुद सरकार नहीं बनाएंगे तो कांग्रेस को रोको। इस समय बीजेपी का तेलंगाना में एक ही नारा है
किसी भी कीमत पर कांग्रेस को रोको। तो मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि Obvious। साहब तेलंगाना चुनाव में बीजेपी जीतने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को हराने की पूरी रणनीति अपना रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगले दक्षिण के राज्य की ही हम जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं। दरअसल राजस्थान में आप जानते हैं कल वोटिंग होनी है और 30 तारीख को आप ये भी जानते हैं कि तेलंगाना, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वहां पर वोट डाले जाएंगे। और इस चुनावी मौसम में केरल के कोझिकोड में कल कांग्रेस ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ी रैली की। रैली हालांकि केरल में की गई थी, लेकिन माना यह जा रहा है इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और उसी रैली की ये तस्वीरें जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये रैली जो केरल के कोझिकोड में की गई। और अब सवाल आपके सामने, चुनाव के बीच फिलिस्तीन क्या इसके जरिए वोट बैंक का सीन है? रेणु जी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मुसलमान वोट की तरफ देख रही है कांग्रेस, जो रीजनल पार्टीज की तरफ भी चला गया था और उसको वापस लाना है, तो वो एक इसका एक प्लॉय हो सकता है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस हमेशा प्रो पैलेस्टाइन रही है, आज कोई नई बात नहीं है। मोदी जी की सरकार ने पूरी तरह से इजराइल की तरफ अपना आपको झुका दिया है। ये हिंदुस्तान की पॉलिसी रही नहीं है। और इसमें सरकार का तो बैलेंस रुक रहा है। सरकार का इजराइल के साथ हम हैं क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के लोगों के हम साथ हैं, हम उन तक राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमास और पैलेस्टीन को एक इस सेंटेंस में एक ही स्ट्रिंग में जोड़ना ये गलत बात है। बिल्कुल ये गलत है। हमास और को आप सरकार कह यही सकते कह रही है हैं कि आप और हमास पैलेस्टीन और फिलिस्तीन को अलग अलग करके ही देखें। देखिए, बट कांग्रेस का जहां तक सवाल है वो हमेशा से प्रो पैलेस्टाइन रही है और उसमें जो है उनका ये व्यू पॉइंट है, इंदिरा गांधी के टाइम से है और ये हमेशा से कांग्रेस इस बात को कहती रही है। और इसमें जो है चुनाव में ये रैली करना, ये एक पॉलिटिकल संकेत की तरफ भी बिल्कुल इशारा कर रहा है, क्योंकि तेलंगाना अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। मतलब राजस्थान में भी वोटिंग हो रही है, देखिए, तेलंगाना में भी वोटिंग होनी है और उसके बाद बिग पिक्चर अगर हम देखें तो फिर सामने 24 का चुनाव है और ये असली सियासी बिसात जो है वो 24 के मद्देनजर। मैं जहाँ तक इसको देख पा रही हूँ वो ये है कि ये मुस्लिम वोट को वापस लाने की लड़ाई है। देखिए, 2014 में जो कांग्रेस का हाल हुआ था, उसके बाद आपको याद है AK एंटनी कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि आपने मुस्लिम अपीजमेंट इतनी कर दी कि हिंदू कंसोलिडेशन नरेंद्र मोदी के पीछे हो गया। लेकिन अब इतने सालों बाद कांग्रेस को ये समझ आ रहा है कि हमको 2 प्रांग स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा। अब कांग्रेस ने क्या किया है, एक तरफ मुस्लिम्स को कंसोलिडेट करने की कवायद है हर तरफ। आपने कर्नाटका में देखा किस तरीके से सारा का सारा मुस्लिम वोट JDS को छोड़कर कांग्रेस के पीछे आ गया। 130 से ऊपर कांग्रेस ने सीटें पाई। ये वही स्ट्रैटेजी है। प्लस हिंदुत्व का तोड़ कांग्रेस ने क्या ढूंढा है, कास्ट सेंसस। तो 2 प्रांग स्ट्रैटेजी से अब कांग्रेस 2024 की तरफ बढ़ रही है और ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ तो है। मतलब वो जो कांग्रेस की स्थिति हो गई थी ना, वो शेर है ना, एक ना खुदाई मिला ना वसाले सनम, ना इधर के नहे ना उधर के हम, की मतलब यहाँ से जो मुस्लिम वोट था वो भी छिटक रहा था और जो हिंदू वोट था वो भी आपके साथ नहीं था। और यही वजह कि इतनी खराब स्थिति में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहुंची। तो अब ये कांग्रेस फिर से मतलब दावेदारी दिखाने की कोशिश तो की जा रही है, पर मुस्लिम समाज भरोसा करेगा? देखिए, शाहबानो प्रकरण टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस के लिए। हाँ। और शाहबानो, उसके बाद ये आपका राम मंदिर आंदोलन, इससे कांग्रेस के जो 3 जनाधार थे, अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण, उसके बाद दलित और मुस्लिम। अपर कास्ट चला गया बीजेपी के पास, दलित चला गया BSP के पास और मुस्लिम चला गया रीजनल पार्टी के साथ। अब जैसा अदिति कह रही हो, दोहरी नहीं तिहरी रणनीति है। दलितों को साधने के लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया और मैसेज दे दिया कि भाई अगर मौका लगा तो शायद इनका भी दांव लग जाए मनमोहन सिंह की तरह। तो वो दलित एड्रेस किया उसको। मुस्लिम्स को वो इजराइल, ये फिलिस्तीन के थ्रू और तमाम सारे कर्नाटक के बाद उत्साह बढ़ा, वो एड्रेस कर रहे हैं। और अदर देन जो कास्ट हैं हिंदुओं की, वो जो OBC जातीय जनगणना की जो मांग की जा रही है, हाँ। राहुल गांधी ने अपने पूरे कैंपेन में कहीं भी अपने उसमें हिस्सेदारी में मुस्लिम्स का नाम नहीं लिया। OBC दलित आदिवासी, OBC दलित आदिवासी, पूरे भाषण में कहीं उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी भी साथ में जोड़ा। क्यों? वो उसको उससे नहीं जोड़ना चाह रहे, तो ताकि पोलराइजेशन एंटी ना हो। इसीलिए उन्होंने दलित, आदिवासी और पिछड़ों की बात किया, हिंदू समाज के बड़े हिस्से की। इधर आपने बिल्कुल सही कहा सर कि कहीं पर भी राहुल गांधी की तरफ से मुसलमानों का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उसकी वजह यह हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी ये भी जानती है कि अगर ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी वो, तो फिर वो 2धारी हथियार और उसका फायदा बीजेपी उठाकर ले जाती है। बावजूद इसके अगर केरल में इस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो फिर इसकी क्या गारंटी कि कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी, या फिर मामला अगर 80-20 की तरफ बढ़ेगा तो उल्टा कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल ही ना मामला साबित।
देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। तेलंगाना में आज दिग्गजों की रैलियां हैं। पूरा जोर अब दिग्गज तेलंगाना में लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में तो कल वोटिंग है। प्रचार जाहिर सी बात है बीते कल खत्म हो चुका है। और आज किस किस की रैलियां हैं? अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये तमाम लोग आज चुनाव मैदान में नजर आएंगे। सवाल यह कि 23 का ये आखिरी रण और खासतौर से दक्षिण को लेकर अगर चर्चा की जाए तो फिर कौन जीतेगा दक्षिण? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तेलंगाना की लड़ाई जो है वो सीधे सीधे बीआरएस वर्सेस कांग्रेस बन चुकी है। निश्चित रूप से ये तो जानते, देखिए मैंने वही कहा ना कि ऑप्शन क्या क्या होते हैं। क्या बीजेपी सरकार बनाएगी? बीजेपी जानती है नहीं। तो अब उसके सामने भी दक्षिण का, उसके सामने भी यही ऑप्शन होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, जो ये लोग सोच रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट हमेशा उस कैंडिडेट को देती है जिसको बारे में श्योर है कि बीजेपी को हरा देगा, चाहे वो जहां भी हो। कोई किसी के प्रति उसका प्रेम नहीं है। वो सिंपल इस बात पर देखेगा, जैसे कर्नाटक में अलग इशू था, यहाँ पे अलग इशू है। जब वो बीआरएस और ये इन दोनों का होगा, लेकिन उसमें वैसे फैक्टर जो भी है, आप ये देखिए, अगर उसको लगेगा कि बीआरएस ही सरकार बना सकती है, कांग्रेस को वोट देने से फायदा नहीं है, तो फिर वो मुसलमान बीआरएस की तरफ जाएगा। रेणु जी, आई डोंट एग्री। बीआरएस देखिए, मुस्लिम का बड़ा क्लियर है, बीजेपी को हराना है क्यों, और किसी भी कीमत पे हराना है। और कांग्रेस को, अगर कांग्रेस हरा रही है बीजेपी को, तो कांग्रेस के साथ जाना है। हाँ। इस तेलंगाना की इलेक्शन में क्या हुआ है बड़ा दिलचस्प। हर आदमी सोच रहा था कि चंद्रशेखर राव फ्रंट रनर है, सरकार बन गई है, वो पावर में आ रहा है, और वो बहुत सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से कांग्रेस आज नंबर 1 पे खड़ी है तेलंगाना में। और हो भी सकता है, आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कांग्रेस की सरकार बन जाए। रेड्डी लॉबी जो बहुत पावरफुल है तेलंगाना में, हैदराबाद में, और जो कंस्ट्रक्शन लॉबी है वो, और बिल्डर्स लॉबी, वो सारे के सारे आ गए हैं कांग्रेस के पीछे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को जिस तरीके से कांग्रेस ने कमान दी, और तेलंगाना का चुनाव हमको इस बार एक रेड्डी मुख्यमंत्री चाहिए, और वो पूरा का पूरा फंडिंग हो रहा है। टीआरएस के पास बहुत पैसा है, और उसके काउंटर में अब कांग्रेस भी बिल्कुल इवनली आके खड़ी हो गई। जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, वहाँ रेड्डी वर्सेस कम्मा पॉलिटिक्स होती रही है, और रेड्डीज का पूरा चंक कांग्रेस के साथ रहा शुरू से हमेशा। वो चाहे राजशेखर रेड्डी हो, चाहे जनार्दन रेड्डी हो, जितने रेड्डी नेता कांग्रेस के ही मिलेंगे आपको मैक्सिमम। और यहाँ रेवंत रेड्डी को कांग्रेस ने इसीलिए आगे किया है, जो अब रेणु जी कह रही है, कि जो रेड्डी कम्युनिटी है, जो किसान कम्युनिटी है, उसको एड्रेस करने के लिए सारा जो संसाधन वाली है वो रेड्डी कम्युनिटी प्रभावशाली। चंद्रशेखर राव जो है वो ब्राह्मण है, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं, वो तो एक तेलंगाना सेंटिमेंट पर उन्होंने सरकार बना ली थी। और शायद यही वजह कि इस बार कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में अपने लिए उम्मीद देख पा रही है।